जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास है हमारी फ्रेज़। हम फ्रेज़ को समझेंगे, उसको जानेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रेज़ेस। फ्रेज़ेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? फ्रेज़ेस वैसे तो सेंटेंस और क्लॉज़ का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन मैं आज आपको इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको फ्रेज़ेस की आसानी से समझ में आ सके। फ्रेज़ेस ये बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी। नई से नई बनती रहती हैं। आप इनको ये कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे ही यूज़ हो रही होती हैं और होता है ये मजमूआ 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना? 1 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और वो 1 से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो मिलकर एक सेंटेंस का मीनिंग उसका ज़्यादा मालूमात उसमें ऐड कर रहे होते हैं। मालूमात में एक सेंटेंस है, उसके बारे में एक जुमला है, उसके अंदर जो बात हो रही है, उस बात के बारे में आपको मज़ीद वो मालूमात देगा उसके बारे में। या और उसके साथ ही एक्सप्रेशन यानी इज़हार को मज़ीद खूबसूरती देता है, ठीक है? एक्सप्रेशन को मज़ीद ब्यूटीफाई करता है। जैसे और बहुत ज़्यादा फ्रेज़ेस जो हैं, ये आपने अक्सर बहुत ज़्यादा आपकी नज़रों में से भी गुज़रती रहती हैं। जैसे कि अगर हम लिखें एन इन सो फॉर इन सो फार एज़, ठीक है? इसका मतलब होता है जहाँ तक मिसाल के तौर पे इन सो फार एज़ ही इज़ कंसर्न्ड वी विल नॉट इनवाइट हिम, ठीक है? जहाँ तक उसका ताल्लुक है इन सो फार एज़। ऐसे ही अ, मैन ऑफ वॉर, ठीक है? और वन्स इन अ ब्लू मून, ऑन द स्कोर ऑफ, ये सारी फ्रेजेस होती हैं आपकी। कोई आपको फ्रेजेस आती हैं तो आप बताइए, आपको कोई याद आ रही हो? नेक्स्ट टू नथिंग, ठीक है? इसका मतलब होता है ना होने के बराबर, नेक्स्ट टू नथिंग। दिस स्मॉल अमाउंट इज नेक्स्ट टू नथिंग, ठीक है? अब ये नेक्स्ट टू नथिंग जैसे अगर हम इसको लिखेंगे दिस स्मॉल अमाउंट इज नेक्स्ट टू नथिंग, तो ये क्या है? ये एक तो आपका एक्सप्रेशन ऐड कर रहा है आपके सेंटेंस में, उसको मज़ीद खूबसूरत बना रहा है, बात को ना होने के बराबर। और दूसरा अपना एज़ अ वर्ड आप उसको को मीनिंग दे रहा है, आपके सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? एज़ सून एज़, अमंग, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, ये सारी आपकी अ, होती हैं, फ्रेज़ेस होती हैं। जैसे मज़ीद आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। जैसे कि आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब नामुमकिन, ठीक है? ही डज़ नॉट वर्क सो हिज सक्सेस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप कहो कि नामुमकिन के तौर पे आप बात करो, इम्पॉसिबल, सो हिज सक्सेस इज़ इम्पॉसिबल, तो वो थोड़ा-सा ऐसे सीधा-सीधा सा ड्राई-ड्राई लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, आउट ऑफ द क्वेश्चन को यूज़ करोगे कि he does not work, so his success is out of the question। तो इसने आपका जो एक्सप्रेशन है, इज़हार है, जो आपका बात करने का, उसने आपको मज़ीद उसमें खूबसूरती ऐड कर दी, है ना? अब ये जो फ्रेज़ेस हैं, फ्रेज़ेस आप समझ लें होते ये 2-3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये मिलकर एक रोल प्ले कर रहे होते हैं उस जुमले के अंदर। तो आप इसको एक वर्ड कंसीडर करें, अभी अपनी आसानी के लिए आप इसको एक वर्ड कंसीडर करें और ये किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच एज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच रोल प्ले कर रहे होते हैं। कोई एज़ अ वर्ब रोल प्ले कर रहा होता है, कोई एज़ अ एडवर्ब रोल प्ले कर रहा होता है। जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी रोल्स हैं, वो इनमें से कोई ना कोई वो रोल्स प्ले कर रहे होते हैं और उसी हिसाब से उनकी टाइप्स उनको उनमें टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है,
ठीक है। आप इसको ये समझ लें कि पार्ट ऑफ स्पीच एक लफ्ज होता है, ठीक है। एक वही पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर एक से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ बना के वो आपके फिक्रे में लिखे होंगे तो उसको आप फ्रेज बोल दोगे, ठीक है। उस पार्ट ऑफ स्पीच को आप फ्रेज बोल दोगे। ये मैंने आपको एक ओवरऑल एक फ्रेज का इंट्रोडक्शन दे दिया, ताकि आप आगे जब हम मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको आपको वो सिंप्लीफाई हुआ हो आपके माइंड में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेज का। फ्रेज क्यों होते हैं, क्या होते हैं, और हम उनको यूज़ क्यों करते हैं। तो यूज़ बेसिकली करते हैं अपने उसको एक तो मालूमात में इजाफा करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, सेंटेंस को, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है, बात के बारे में मजीद मालूमात दे रहा होता है। दूसरा आपके एक्सप्रेशन ऐड कर रहा होता है, इजहार, आपका मजीद इजहार को, इजहार में तो सही कर रहा होता है, इजहार को खूबसूरत बना रहा होता है, और मजीद उसमें मालूमात ऐड करके ज्यादा अच्छे से आपकी बात को वाजे कर रहा होता है, ठीक है। तो एक ही वर्ड जो कि एक जैसे आउट ऑफ द क्वेश्चन है, नामुमकिन, तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब, इम्पॉसिबल को आप जब उसके, आपने अक्सर देखा होगा, आप उसके सिनोनिम्स देखोगे एक वर्ड लफ्ज के, तो उसके सिनोनिम्स में भी अक्सर आपको फ्रेजेस भी नजर आ रही होती हैं कि इस वर्ड की जगह आप ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो, ये भी उसी का मतलब है, ठीक है। तो वो पूरी एक फ्रेज मिलकर एक लफ्ज बना रही होती है। और कई दफा, और ये भी डिफरेंट, कभी फ्रेजेस एज अ ईडियम यूज हो रहे होते हैं, मुहावरतन, मुहावरे के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, और कभी कभी वो मालूमात में इजाफा करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स के मजमूए से, उसके मुख्तलिफ लफ्ज़ों के मजमूए को मिलाकर उसके मालूमात में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम, तो इसकी हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज एक लफ्जों का मजमुआ होता है, इज अ ग्रुप, इफ अ ग्रुप ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फेल टू मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड फ्रेज। लफ्जों का मजमुआ है, वो लिखा तरतीब से हुआ है, लेकिन ये इसको मुरक्कब नाकुस भी कहते हैं, फिक्रे को। यानी एक ऐसा फिक्रा होता है जिसका कोई अपने आप में कोई मीनिंग, उसका कोई माने या मफहूम नहीं होता है। अगर आप उसको अकेला लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन द रेन, ऑन द रोड, ठीक है। ये अब अकेले लिखे होंगे, इन द रेन बारिश में, ऑन द रोड सड़क पर, इसका कोई मतलब तो नहीं बन रहा। तो ये एक फिक्रा है, ठीक है। ऐसे जो मजमुआ होता है लफ्जों का, जो होता, तो एक लफ्ज, अल्फाज ये नहीं है कि आगे पीछे हैं, लिखे तरतीब से हुए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। ये इसका कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पूरा जुमला है, इसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका कोई मुकम्मल मफहूम नहीं बन रहा। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी होता है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होता। तो इसलिए फ्रेज में कभी कोई आपको वर्ब नजर नहीं आएगा, लेकिन वो उस सेंटेंस में उस वर्ब के जुमले के साथ मिलकर उसमें इजाफा कर रहे होते हैं मालूमात में, तो ऐसा मजमुआ फ्रेज कहलाता है, ठीक है। और ये आपके आगे हम देखते हैं, अ फ्रेज यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ, एक फ्रेज नॉर्मली इन तीन, ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इनसे मिलकर बनता है। इसमें हमेशा, हमेशा ये होंगे, मोस्टली ये होते हैं, ठीक है। एक प्रपोजिशन होगी, एक आर्टिकल होगा, और एक नाउन होगा, ठीक है। जैसे इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, और नाउन रेन है। इन द रेन, ऑन द रोड, ऑन में प्रपोजिशन ऑन है, द आर्टिकल है आपका, द आ गया, और नाउन आपका रोड आ गया, और ये आपका फ्रेज हो गई, ठीक है। एक फ्रेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ब नहीं होता है। इसी तरह से अंडर द टेबल, अंडर प्रपोजिशन है, आर्टिकल द, नाउन टेबल,
ठीक है, तो ये आपका एक फ्रेज हो गया। इसी तरह से जो फ्रेज की जो खुसूसियात हैं, अब ये खुसूसियात आपने याद रखनी है कि एक फ्रेज जो है वो कभी भी अकेले खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाकुस मरकब है, उसका कोई मफहूम नहीं बनता अकेला। वो इसलिए कभी आप एक अकेला ही उसको लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। ठीक है, इसमें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरी वर्ड क्लासेस होती हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब सेंटेंस ये है, शी इज ड्राइंग अ मैप। अब यहाँ पे भी ये फिक्रा पूरा हो जाता है, ये वाला जुमला पूरा हो जाता है। ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, शी इज ड्राइंग अ मैप। अब कहाँ पे बना रही है? ऑन द वॉल। अब देखें, इसमें इसने उसकी मालूमात में आपके फिक्रे को कंप्लीमेंट कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, उसकी मालूमात, उसके मफहूम को मजीद वाज़े कर दिया, आपको मजीद मालूमात दे दी उसके बारे में कि वो मैप कहाँ ड्रॉ कर रही है ना। तो ऑन द वॉल, तो यहाँ पे जो ऑन द वॉल आपने एंड में लगा दिया, ये आपकी फ्रेज है। A phrase in a sentence is a group of related words that complement the structure of the sentence. फिक्रा एक जुमले में मुत्तालिका अल्फाज यानी वो उस जुमले से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, होंगे। ये नहीं है कोई सी भी वर्ड्स आप लगा के वहां पे उसको जोड़ दोगे और आप कह दोगे ये मैंने फ्रेज लगा दी है, या फिर ऐसी फ्रेज लगा दोगे जहां उसके सेंटेंस में, उसका जुमले में उसकी जगह ही नहीं बनती या कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ऐसा ही हो जाएगा उस तरह से, अगर आप ऐसा कोई फ्रेज लगा दोगे तो ऐसा ही होगा जैसे आपने एक गलत लफ्ज लगा दिया, जिस लफ्ज की वहां पे जरूरत ही नहीं है। एक फ्रेज को आप एक वर्ड की तरह ही ट्रीट करते हो, ठीक है, क्योंकि ये मिलकर, ये लफ्जों का एक ऐसा मजमुआ होता है जो मिलकर एक रोल प्ले कर रहा होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। एक इकाई के तौर पे देखें, यहाँ पे ये एक सिंगल, एक एक अकेला अपना, एक इसकी एक इसका अपना वजूद है, एक इसकी एक खसूसियत है, और अकेला ये एक वर्ड के तौर पे काम कर रहा है, और दूसरा ये इसके अलग खड़ा हुआ है, इस पूरे जुमले के अलग। जैसा कि द गर्ल इन द रेड शर्ट वन द डिबेट। ये एक जुमले या क्लॉज में फिक्रा अल्फाज के ग्रुप होता है जो इकट्ठे एक वाहिद इकाई की तरह खड़ा होता है, आम तौर पर एक जुमले या क्लॉज में। ठीक है, जुमला भी आप पढ़ चुके हो और क्लॉज भी पढ़ चुके हो, दोनों में वर्ब लाजमी होता है। इसमें वर्ब नहीं होता, लेकिन ये ऐड कर रहा होता है, ये मॉडिफाई कर रहा होता है सेंटेंस को, और इस ये सेंटेंस में एक अलग इसकी ट्रीट हो रहा होता है। और अक्सर इसको बीच में आप कॉमा से के जरिए इसको अलग कर देते हो, फ्रेज को। तो ये इसकी फ्रेज की पहचान है, इसकी खसूसियात हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी पहचान के बारे में, इसके खसूसियत के बारे में। ओके, तो अब इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फ्रेजेस आपको बहुत टाइप्स की मिलेंगी। जी, यूजुअली होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं कहा गया। ठीक है, असद, उसमें कहा गया कि यूजुअली होता है, लेकिन हमेशा नहीं कहा गया कि हमेशा उसमें एक ये प्रेपोजिशन, आर्टिकल और नाउन से मिलके बनेगा। अभी आप डिफरेंट टाइप्स देखोगे तो उस डिफरेंट टाइप्स में आपको और बहुत ज़्यादा डिफरेंट उनके मिलेंगे कम्बिनेशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उनके अलावा भी कहीं पे आपको नाउन नजर नहीं आएगा, कहीं पे आपको आर्टिकल नजर, लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच
आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली आप सिर्फ ये समझ लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, बस उसमें वर्ब नहीं होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में वर्ब होता है और इसमें वर्ब नहीं होता, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके एक दूसरे के साथ मिल मिला के एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें होते हैं, उन पार्ट्स और जो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस रोल प्ले करने के तौर के हिसाब से ही उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, ठीक है। जी अम्बरीन, उर्दू में इसको मरकब नाकुस ही कहते हैं। मैंने पहले बताया है, इसको उर्दू में मरकब नाकिस कहते हैं फिक्रे को, और ये इंग्लिश में इसको फ्रेज कहते हैं। अच्छा, नाउन फ्रेज। अब मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी ये वाला एक फ्रेज है, उस फ्रेज में वो फ्रेज जो भी रोल प्ले कर रहा होता है ना उस सेंटेंस में, उस जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नाउन एक वर्ड है जो एज अ नाउन एक नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक लफ्ज है जो एक नाम के तौर पे इस्तेमाल, किसी चीज को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया तो उसको नाउन बोल दिया गया, है ना, नाउन बोल दिया जाता है। इसी तरह से हर फ्रेज एक जुमले के अंदर एक अपना रोल प्ले कर रहा होता है, एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा होता है, या उसके अंदर नाउन मौजूद होता है। तो वो आप मजीद जब आप हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं नाम के लिए आपको, क्या आपको सिंप्लीफाई रहे आपके माइंड में, आप कंफ्यूज ना हो कि इनको ये नामों में क्यों दिया गया, क्योंकि वो रोल वो वाला प्ले कर रही होती है फ्रेज, इसलिए। और ये 12 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस बहुत टाइप्स की हैं, बहुत टाइप्स की। आप देखते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे मजीद, आपको बहुत ज्यादा टाइप्स नजर आएंगे। यहाँ पे हम 12 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज होती है, एब्सोल्यूट फ्रेज होती है, पार्टिसिपल फ्रेज, prepositional फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, इंटरजेक्शनल फ्रेज, जरंट फ्रेज और अपोजिटिव फ्रेज, ठीक है। हर फ्रेज एक आप देख भी सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ स्पीच के नाम के साथ ही है ना। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनसे ही आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने जब पहला अपना कोर्स लिया था तो उसमें मैंने पहले दिन ही बच्चों को फ्रेजेस पढ़ा दिए, और बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो कहते हैं, और मैंने एक ही दिन में उनको 12 टाइप्स भी पढ़ा दिए। तो आज आपने मुझे बता देना है कहाँ पे आपको लगेगा कि अब ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी ओवरफ्लो हो रही है, बस यहाँ तक हम हजम कर सकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं तो हम वहां पे रोक देंगे, वरना मेरा है कि हम 12 पूरा कर लें। तो मैंने बच्चों को एक ही दिन में 12 फ्रेजेस पढ़ा दिए, तो उनको ये भी इंट्रोडक्शन, ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि फ्रेजेस होते क्या हैं। फर्स्ट टाइम वो फ्रेजेस पढ़ रहे थे और 12 टाइप्स। अगले दिन आके मैंने पूछा तो कहते हमें कुछ समझ ही नहीं आया, आप वो फ्रेजेस पे हम अटके हुए। तो फिर मैंने दोबारा 2-3 दिन लगा के उनको आधे आधे करके उनको समझाए। तो इसलिए मैंने इस दफा आपको पहले आपको क्लॉजेस, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फ्रेजेस रखे हैं, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोडक्शन जब हो जाएगा उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे, तो फ्रेजेस को समझना आपको आसान होगा। तो आपको जहाँ तक आपको लगे आप साथ दे सकते हैं। आप चलिएगा जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे जहाँ तक आज हो जाना चाहिए बस काफी है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज हम 6 पढ़ लेते हैं। जी दिल की रूह, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपका नाम क्या है, या आपका नाम, रियल नेम यही है? जी, इसीलिए डायरेक्ट फ्रेजेस पे नहीं गए, जरा बाद में आपको हो जाए। चलें, अभी हम जाते हैं नाउ, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। रजिया, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका, रजिया। नाउन फ्रेज,
नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ, ये इन चीजों से मिलकर बनता है। एक नाउन होता है और उसके साथ एक मॉडिफायर होता है या डिटर्मिनर। ठीक है, एक मॉडिफायर या डिटर्मिनर ऐसा लफ्ज होता है जो कि जिस लफ्ज जैसे कि आपके आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, उसके बारे में मजीद मालूमात देता है और उसके साथ खसूसियत उसकी बयान करता है। ठीक है, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर होते हैं, ए एंड द, सम। ठीक है, ये डिटर्मिनर होते हैं और मॉडिफायर होते हैं। Acts like a subject, an object और complement the sentence। अब देखें इसके अंदर एक नाउन मौजूद है तो इसलिए इसका नाम नाउन फ्रेज हो गया। नाउन के साथ कोई ना कोई मॉडिफायर होगा। अभी हम इसके एग्जांपल देखें, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। सना बॉट अ ब्यूटीफुल शर्ट। अ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मॉडिफायर है, डिटर्मिनर है, यानी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये इसकी खामी या कमी को, उसकी खसूसियत को, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और ये काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। सना बॉट अ ब्यूटीफुल शर्ट। अब अकेला भी रखा जाता, सना बॉट अ शर्ट, तो वो हो जाना था सना बॉट अ शर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ब्यूटीफुल लग गया, आ ब्यूटीफुल शर्ट, जब ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में इकट्ठे हो गए तो तीनों ने मिलके एक फ्रेज बना दी। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जगह पे इकट्ठे मिल जाएंगे, उनके बीच में कोई वर्ब नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो फ्रेज बन जाएगी, हम उसको फ्रेज कह देंगे। और जिस जगह पे लगी हुई है, जो वो रोल प्ले कर रही है, वो हम उसको कह दें कि ये एक ऑब्जेक्ट है। शर्ट अकेली भी लगती तो शर्ट हमें पता था शर्ट ऑब्जेक्ट है ना। सना ने खरीदी शर्ट, शर्ट खरीदी गई है, शर्ट पे काम हुआ है ना, पता है आपको। करने वाले को, काम करने वाले को, जिस चीज के बारे में जिक्र हो रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और जो उसके अलावा उसको उसके बारे में मजीद मालूमात, उसके बारे में इजाफा करने के लिए, मजीद मफहूम को वाजे करने के लिए जो उसके साथ अल्फाज लग जाते हैं, उनको हम डिटर्मिनर, मॉडिफायर, पार्ट्स ऑफ, वो सब कुछ कह देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके डिफरेंट नाम है, ठीक है ना, वो हम कह देते हैं। तो यहाँ पे सना बॉट शर्ट, ये सिंपल, सना बॉट आ शर्ट, आ लग जाएगा आर्टिकल क्योंकि उसने शर्ट को मॉडिफाई किया, है ना। ये भी आ भी, आर्टिकल्स भी जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स ही होते हैं। तो आ शर्ट हो गया, शर्ट के साथ आपका ब्यूटीफुल लग गया, आपने मजीद शर्ट को, अब अकेला भी लगता सना बॉट आ शर्ट, इसने मॉडिफाई किया कि उसने एक शर्ट खरीदी है, उसको हमने मजीद उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई यानी उसको मजीद उसके मफहूम को वाजे कर दिया और उसके साथ ब्यूटीफुल लगा के उसने खूबसूरत शर्ट खरीदी है। तो वो एक क्या बन गया, वो एक फ्रेज बन गई। ठीक है, आपकी आर्टिकल लग गया, आपका ब्यूटीफुल लग गया, प्रपोजिशन हो गई, नहीं प्रपोजिशन नहीं, आपका एडजेक्टिव हो गया, और आपका शर्ट क्या हो गई, आपकी नाउन हो गई। ठीक है ना। ब्यूटीफुल है आपका, आ ब्यूटीफुल आपका मॉडिफायर है, आर्टिकल भी मॉडिफायर होता है, ब्यूटीफुल भी आपका मॉडिफायर है, आर्टिकल आपका ए जो है डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल मॉडिफायर है, और शर्ट आपका नाउन है। ये एज अ शर्ट जो अकेला आप लिखेंगे तो ये एक चीज का नाम है ना, तो ये शर्ट है। तो नाउन प्लस मॉडिफायर, और ये फिक्रे के अंदर किस चीज के तौर पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये आपका एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, और कंप्लीमेंट द सेंटेंस, या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं या सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, या फिर सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। कंप्लीमेंट यानी पूरे सेंटेंस के बारे में कोई ना कोई आप उसको मफहूम बयान कर रहे होते हैं, उसको कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। वुमन इन द विंडो, ठीक है ना, वुमन सब्जेक्ट है, तो वुमन के बारे में मजीद आपने मालूमात उसके बारे में मजीद देने के लिए जो आपने उसके साथ मजीद इंफॉर्मेशन ऐड की, और इंफॉर्मेशन के लिए जो आपने उसके साथ वर्ड्स ऐड किए, वो सब मिलकर आपके एक फ्रेज बन गया, अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। A sentence also
कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नाउन फ्रेजेस, एक से ज्यादा भी एक जुमले में नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नाउन होता है। ये क्यों नाउन फ्रेज है? क्योंकि इसमें एक नाउन है, ठीक है। वुमन इज अ नाउन। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। बॉट अ ब्यूटीफुल रेड कार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपका एक फ्रेज है और ऑब्जेक्ट भी आपका एक नाउन फ्रेज है। कार यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आवर नाउन है, और बाकी आप उसके साथ उसके मॉडिफायर्स लग गए, और इन सब ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम किया। और चूंकि इसमें नाउन है, आवर कार इसमें नाउन है, नाउन से मिलके बना है, नाउन प्लस मॉडिफायर से मिलके बना है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ मेन वर्ब, एक मेन वर्ब जो आपका बेसिक एक वर्ब होता है, गो शो वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरीज, ठीक है। इससे मिलके बनता है आपका वर्ब फ्रेज। जैसे कि शी इज वेटिंग फॉर समवन, ये बहुत सिंपल है। आपके जो भी टेंसेस आपने पढ़े हैं, टेंसेस में जब आपके हेल्पिंग वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ब लगता है, वो जो होता है ना, वो हिस्सा, वो जो पार्ट होता है, वो वर्ब फ्रेज होती है। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें इज वेटिंग जो है वो आपका वर्ब फ्रेज है। सना इज राइटिंग अ लेटर, अली हैज टेकन हिज एनुअल एग्जाम। तो ये जो ये है, ये मेन वर्ब है जो अंडरलाइंड है, मेन वर्ब है आपके, और ये साथ में इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपके टेंसेस के अंदर जो होता है ना, वी हैव बीन वेटिंग, वो पूरा एक वर्ब फ्रेज है। हैज टेकन वर्ब फ्रेज है। तो ये सारे वर्ब फ्रेज होते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास, तो ये आपका ऑक्सिलियरी हो गया। मोडल, ऑक्सिलियरीज, हेल्पिंग वर्ब, मस्ट रीच, ये आपका हो गया वर्ब फ्रेज, ठीक है ना। ये वर्ब फ्रेज बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, ये आपको आसानी से आप जहां भी देखेंगे आपको पता है ये वर्ब फ्रेज है हमारी, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज। An adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun or a pronoun. For example, adjective और modifier से मिलकर बनता है we are expecting some extremely sunny days. Noun या pronoun को ये describe कर रहा है, यानी days को, days के बारे में ये information दे रहा है। एडजेक्टिव के साथ मजीद डिटर्मिनर लग गए, ठीक है। सनी एडजेक्टिव है, सम एक्सट्रीमली मॉडिफायर है, और ये मिलकर किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? डेज को, नाउन को, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग some extremely sunny days. A lot of people do not sleep at night. A lot of people, इसने यहाँ पे people को किया, डिस्क्राइब किया। A lot of, बहुत से, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव हो गया, और नेचर एडजेक्टिव, और ये साथ में मॉडिफायर, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। जूली इज अ वुमन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, स्टाइल गॉर्जियस एडजेक्टिव, और साथ में उसके मॉडिफाइड, ठीक है। अच्छा, he leads a very interesting life, वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, लाइफ को वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। देखा आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव आपने समझे हुए हैं, तो आपको कोई इशू नहीं, उम्मीद है आपको कोई ज्यादा समझने में इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, a group of words that works as adverb in a sentence is called adverbial phrase. अब यहाँ पे जो एडवर्ब का, वहां पे तो था ना कि वो
एडजेक्टिव है उसमें मौजूद, नाउन है उसमें मौजूद। ये जो एडवर्बियल फ्रेज होता है ये लफ्जों का मजमुआ जो होता है वो एज एन एडवर्ब रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस में। लाइक एन एडवर्ब इट मॉडिफाइज द वर्ब और अदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब का भी यही रोल था कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्बियल फ्रेज जो है वो भी एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि सना केम बैक इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें शायद कोई एडवर्ब नहीं यूज कर रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसने इसको केम, कम की जो थर्ड फॉर्म है केम, उसको मॉडिफाई कर दिया एज एन एडवर्ब इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, ये लफ्जों का क्या समझ में, वहां पे क्या था पीछे जो हमने पढ़े कि उनमें एक में नाउन मौजूद है, एक में आपकी पहचान जो थी, एक में नाउन मौजूद है, एडजेक्टिव मौजूद, तो उसके नाम से उसका नाम है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ये है कि एडवर्बियल, एडवर्बियल यानी एज एन एडवर्ब वो रोल प्ले करता है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। ठीक है, तो उसने I ran as fast as possible. I ran fast भी हो सकता था, लेकिन as fast as possible मजीद, मजीद उसने उसमें ऐड कर दिया। He works very slowly, तो ये आपका he works very slowly, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे वेरी स्लोली, स्लोली आपका एज स्लोली एडवर्ब भी होता है और साथ में इसका मॉडिफायर बन गया। यहाँ पे जो आपने इसमें इसमें नहीं रखना कि इसमें एडवर्ब है या नहीं है, लेकिन एक मजमुआ जो एज एन एडवर्ब ही काम कर रहा है, ठीक है ना, फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब। जी, वर्ब को, वर्ब को मजीद इनहेंस करता है, मजीद मॉडिफाई करता है। जैस जो एडवर्ब का काम होता है वही इसका काम होता है। सिंपल, लफ्जों का वो मजमुआ जो एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा होगा एक जुमले के अंदर। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को प्रॉब्लम हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। ओके, ये बॉट है या बॉट है? बॉट। आप क्लियरली बॉट नहीं बोलोगे, बॉट कहोगे, बॉट। एब्सोल्यूट फ्रेज, अब ये एब्सोल्यूट फ्रेज जो है ये मुश्तमिल होता है नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के, और उसके साथ एक पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, और उसके साथ ये एक लिंक्ड मॉडिफायर्स। और इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंटेंस के बारे में मजीद बताता है, पूरे सेंटेंस के बारे में। एडवर्बियल फ्रेज तो आपने देखा ना कि उसने वर्ब के बारे में वो मजीद मालूमात देता है, ठीक है। और बाकी आपने देखा एज एन सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है। इट मॉडिफाइज टेल्स मोर अबाउट द सेंटेंस, जो एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। a noun or a pronoun plus a participle, verb plus ing form plus linked modifiers, ठीक है, रिलेटेड मॉडिफायर्स जो उनके साथ मॉडिफाइज उसके साथ
सही बैठते होंगे उनके साथ मिलके, इन 3 चीजों से मिलके एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगा। एंड इट मॉडिफाइज टेल्स मोर अबाउट द सेंटेंस। इट लुक्स लाइक अ क्लॉज बट लेक्स ट्रू फाइनाइट वर्ब। ये क्लॉज की तरह लगता है, हम मजीद एग्जांपल देखते हैं तो हमें पता चलेगा। ये क्लॉज की तरह लगता है लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता। तो होता क्या है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो लगता है कि ये तो वर्ब ही हो गया, लेकिन मजीद एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये इसकी निशानी होती है, इट इज अ सेपरेटेड बाय अ कॉमा इन अ सेंटेंस। ठीक है, इट लैक्स ट्रू फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? जो सही एक वर्ब होता है, मुकम्मल, जो जिसको हम वर्ब, आप सिंपल जिसको वर्ब बोलते हो। एब्सोल्यूट फ्रेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉमिनेटिव फ्रेज। एग्जाम्पल है इसकी, ही हैविंग बुक्स इन हिज हैंड was going to college। हैविंग बुक्स इन हिज हैंड, ठीक है ना। अब ये हैविंग जो है वो ये पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, लेकिन ये यहाँ पे एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, और साथ में बुक्स नाउन या प्रोनाउन हो गया। इन हिज हैंड मॉडिफायर, लिंक्ड मॉडिफायर्स हो गए, और ये मिलकर इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इस सेंटेंस के बारे में पूरा बता रहे हैं। और ये चाहे सेंटेंस के शुरू में आए या दरमियान में आए, ये कोमा से सेपरेट किया जाता है। गॉड विलिंग he'll पास द टेस्ट दिस टाइम। खुदा ने चाहा तो वो टेस्ट पास कर लेगी। तो इसमें आप सिर्फ ये देखें, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, ये कोई एक प्लेन एक सेंटेंस नहीं बना रहा होता, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि एक नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके साथ बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, और उसके साथ कोई ना कोई लिंक्ड मॉडिफायर हो जाएगा। और ये रफली आप कह लो कि टूटा फूटा सा, बिना टेंसेस का इस्तेमाल किए हुए टूटा फूटा सा एक लफ्जों का मजमुआ होगा, और वो एज अ फ्रेज वहां पे काम कर रहा होगा। पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज यानी, पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। आईएनजी फॉर्म प्लस मॉडिफायर्स प्लस और एंड ऑब्जेक्ट। For example, walking fast, I keep looking left and right. I looked back, starting the engine. Walking fast, I keep looking left and right. I looked back, starting the engine. अब ये जो हैं, अब इसमें उसने सिर्फ ऐड किया, जैसे कह रहे हैं जल्दी जल्दी में आप बोलते हुए, जल्दी जल्दी में बोलते हुए आपने उसका एक मुकम्मल, आपने एक सेंटेंस नहीं लिखा उसके बारे में, बस आपने जल्दी से एक बात कर ली, उसके अंदर कुछ आपने सर दर्द नहीं लिया कि मैं एक पूरा जुमला बनाऊं उसके साथ में लिखूं। आपने जल्दी से एक बात की, वॉकिंग फास्ट, जल्दी चलते हुए, आई कीप लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, मैं आसपास, मैं दाएं और बाएं देखता रहता हूँ। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा, स्टार्टिंग द इंजन, इंजन को स्टार्ट करते हुए। नहीं, ये हुक्मिया नहीं है, पार्टिसिपल फ्रेज हुक्मिया नहीं है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गई, वॉकिंग फास्ट, आई कीप लुकिंग, आई लुक्ड बैक, स्टार्टिंग द इंजन, यानी इसमें आपका वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशन होता है उसमें एक, और साथ में मॉडिफायर होता है, जैसे कि ऑन द वे, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं ये प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं। कंजक्शनल फ्रेज, कंजक्शन के साथ एक मॉडिफायर होता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, ये मजीद आप खुद भी इनको पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम मजीद इसको अभी
मजीद मैं आपको इनको मजीद वो कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। इन्फिनेटिव फ्रेज, टू, टू जो होता है, टू के साथ जब कोई वर्ब लगता है, टू के साथ कोई बेसिक जो फाइनाइट वर्ब होता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है टू प्लस वर्ब, बेस वर्ब प्लस मॉडिफायर्स, यानी टू गो लिखा होगा तो वो इन्फिनेटिव उसको कहते हैं, टू गो। टू प्लस कोई भी वर्ब आपका लगा है, बेसिक वर्ब कोई लगा हुआ है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इन्फिनेटिव, ये टू प्लस ये दोनों चीजें मिलके इन्फिनेटिव बनाती हैं, और उसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर होगा। जैसे वी हैव टू कुक टुगेदर, टू कुक आपका इन्फिनेटिव है, टू कुक, और टुगेदर हो गया आपका मॉडिफायर। ही लाइक्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स टू मच, टू सॉल्व, टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स टू मच। ठीक है, ये इसका इंटरजेक्शनल फ्रेज में इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन हैव मोर देन वन वर्ड्स। एक इंटरजेक्शन, ठीक है ना, एक इंटरजेक्शन जो कि एक से ज्यादा लफ्जों पे मुश्तमिल होती है, उसको आप इंटरजेक्शनल फ्रेज कह देते हैं। व्हाट अ पिटी, ओ प्लीज। अब अकेला अगर ओ होगा तो वो सिर्फ एक इंटरजेक्शन है, लेकिन ओ के साथ प्लीज लग गया, एक से ज्यादा इंटरजेक्शन है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वो मिलकर एक इंटरजेक्शन का काम कर रही हैं, तो वो इंटरजेक्शनल फ्रेज है। जेरेंट फ्रेज, जेरेंट प्लस मॉडिफायर। जेरेंट क्या होता है ये आपको पता है? ओके, जेरेंट कहते हैं वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि फिक्रे में नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा होता है एक वर्ब। नहीं, ये होता है वर्ब, लेकिन वो एक नाउन के तौर पे फिक्रे में काम कर रहा होता है। जैसे ईटिंग plenty of grapes in one sitting is a bad idea। अब यहाँ पे ईटिंग जो है, वैसे तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे या ये एज अ नाउन काम कर रहा है। ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रेप्स, बहुत से अंगूरों को खाना, इन वन सिटिंग एक ही बैठक में, इज अ बैड आइडिया। आई हेट हरिंग राइट बिफोर द डेडलाइन। अब यहाँ पे ये वर्ब जो है, ये वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, ये एज अ नाउन काम कर रही हैं, एज अ वर्ब काम नहीं कर रही हैं, और इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, इसके एक एग्जाम्पल, इसकी एक पहचान ये भी होती है कि जब जेरेंट एज वर्ब एज अ नाउन काम कर रहा होता है, तो उसके साथ कोई भी आपके टेंसेस के रूल नहीं लग रहे होते, कोई हेल्पिंग वर्ब्स के रूल नहीं लग रहे होते। ठीक है, तो उसको आप जेरेंट कहते हो। अपोजिटिव फ्रेज, नाउन और प्रोनाउन प्लस एन अदर नाउन या प्रोनाउन। माई स्कूल फ्रेंड, ब्रूक्स ऑलवेज बंक्ड क्लासेस, हिज कॉलीग। ठीक है ना, हिज भी हिज प्रोनाउन है, कॉलीग नाउन है, एक नाउन और प्रोनाउन प्लस एन अदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मिस्टर रॉबिन्सन लाइक्स हिज टी, मिस्टर रॉबिन्सन, मिस्टर भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव फ्रेज बना रहे हैं। माई स्कूल फ्रेंड ब्रूक्स, माई स्कूल फ्रेंड ब्रूक्स, ये एक पॉजिटिव फ्रेज है, दोनों ने मिलके। माई स्कूल फ्रेंड एक नाउन है, ये माई स्कूल फ्रेंड क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ब्रूक्स हो गया एक अकेला नाउन हो गया, इन दोनों ने मिलके पॉजिटिव फ्रेज बना दी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही डर गए थे कि 6 पढ़ेंगे, ये तो हमने पूरे के पूरे 12 कंप्लीट कर लिए हैं। So hence a phrase can also be defined as group of related words lacking a subject and a verb that acts as a single part of speech in a sentence। लिहाजा एक फिक्रे को मुतालिका अल्फाज के ग्रुप के तौर पर भी बयान किया जा सकता है, जो एक जुमले में पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है।
ठीक है। किसी को ये तो नहीं लगा कि हम स्पीड से आगे हैं आगे और हमें समझ नहीं लगी, पीछे से कोई रह गया है, अनक्लियर कोई चीज? ये मजीद आपने जाके इनको स्टडी करना है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, मजीद आपने स्टडी करना है। अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो हम इनको वापस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे थोड़ा सा मजीद पता चल जाएगा कि कितना सा समझ में आया। आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। जी, ये मजीद पढ़िएगा, मैंने आपको हर फ्रेज का, मोस्ट कॉमन फ्रेज का इंट्रोडक्शन दे दिया है आपके। अगर आपको कभी उनका पहले नहीं पता था, अब आपको पता चल गया है, अब आप उनको मजीद जाके अपने तौर पे भी उनको स्टडी कीजिएगा। एडजेक्टिव, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब, ओके। अच्छा, अलीना तारिक ने कहा एडवर्ब, असद अली ने कहा एडवर्ब और उन्होंने कहा एडजेक्टिव। हम्म। सबने कहा अच्छा। टू विन द फर्स्ट प्राइज। द फर्स्ट प्राइज, प्राइज क्या है? नाउन है। जी, ये एक नाउन फ्रेज है। प्राइज नाउन है, द आपका मॉडिफायर, द फर्स्ट आपका मॉडिफायर है। ओके। द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर। द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर। जी, जल्दी से। अच्छा, एक ने कहा नाउन फ्रेज है, एक ने कहा एडवर्ब है। हानिया ने कहा नाउन, दिलकिरू ने एडजेक्टिव, साजिद ने एडवर्ब, अम्बरीन एडजेक्टिव, अलीना एडजेक्टिव। हम्म। जी, गर्ल के बारे में डिटेल बता रहे हैं, ये फ्रेज इसलिए एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक, एडजेक्टिव है। शाबाश साजिद, और साजिद के साथ वहाज ने कहा एडजेक्टिव, अलीना एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक।
डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी? डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी? डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी? ये मूवी देखने को बता रहा है, मूवी देखने के बारे में। डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी? मूवी आपका नाउन है, वॉचिंग द मूवी। वॉचिंग यहाँ पे आपका जैरेंट है, सॉरी। डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी, ये एक नाउन फ्रेज है। हम्म, यही एक दफा पढ़ते हुए तो लगा है, लेकिन अगर जब आप दोबारा इसको देखेंगे। ओके, शी ऑलवेज ड्राइव्स विथ केयर। यहाँ पे आपका जो ड्राइव को है ना, यहाँ पे वर्ब को विद केयर, यहाँ पे जो वर्ब है उसको ड्राइव्स को विद केयर मॉडिफाई कर रहा है, विद केयर। तो विद केयर जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जी। दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। यहाँ पे शाउटिंग जो है वो मॉडिफाई हो रही है, इस वाले पार्ट से शाउटिंग मॉडिफाई हो रही है। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे आपकी शाउटिंग मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये दोबारा आप जाके देखिएगा, दोबारा लेक्चर आपको देखना होगा कि कौन सा रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उस हिसाब से ये होता है। जैसे यहाँ पे मूवी को, वॉचिंग को नहीं कर रहा ये मॉडिफाई। वॉचिंग, वॉचिंग को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, मूवी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, नाउन को। तो ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पे आपने ठीक गेस कर लिया सबने, एडजेक्टिव है, उसके बारे में फ्रॉक के बारे में बता रहा है। यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे विनिंग का नहीं था, विनिंग को मॉडिफाई नहीं कर रहा था, प्राइस को मॉडिफाई कर रहा था, द फर्स्ट प्राइस, है ना। तो प्राइस हमारा नाउन है। यहाँ पे मूवी को मॉडिफाई कर रहा है, वॉचिंग द मूवी। यहाँ पे ड्राइव्स को मॉडिफाई कर रहा है, हमारे वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, तो ये एडवर्ब है। यहाँ पे शाउटिंग मॉडिफाई हो रही है, शाउटिंग चिल्लाना, हमारा काम जो है, काम हो रहा है, शाउटिंग मॉडिफाई हो रही है इन अ लाउड वॉइस। तो इन अ लाउड वॉइस हमारा एडवर्ब हो जाता है। जी, दोबारा देखेंगे फिर क्लियर होगा। द ट्रेन स्टॉप्ड एट विक्टोरिया टर्मिनल। ये कौन सा है? द ट्रेन स्टॉप्ड एट स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप्ड एट स्टेशन। तो ये कौन सा होगा? द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन।
एडवर्ब। तो ये मैंने वैसे ही पूछा है, जुबानी। ये आपका स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, ये मैं खुद से पूछ रही हूँ। जुबानी। तो ये आप जाके दोबारा कीजिएगा कि आपने सिर्फ ये देखना है कि किस वर्ड के साथ फ्रेज लगी है। जो भी फ्रेज होती है वो फौरन अपने उस जिस लफ्ज के लिए, उस लफ्ज के फौरन, जो तो होती है ना एब्सोल्यूट फ्रेज, जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, वो कोमा के साथ सेपरेटेड होती है, वो पूरे सेंटेंस को। बाकी आपने उस लफ्ज को देखना है जिस लफ्ज के साथ फौरन साथ फ्रेज लगी है, और और जिस वर्ड के साथ लगी है वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। शाउटिंग के साथ बिल्कुल फौरन बाद फ्रेज आ गई, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे ड्राइव्स को उसने कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे उसने इन हाँ, यहाँ पे उसने इंजॉय को कर दिया मॉडिफाई, इंजॉय वॉचिंग द मूवी। तो यहाँ पे ये नाउन नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि उसने एज एन ऑब्जेक्ट मूवी को किया। ठीक है। क्योंकि मूवी ऑब्जेक्ट है ना, किसको करना, मूवी को करना, एंजॉय किया उसने, मूवी को एंजॉय किया। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरह से आपने फौरन जिस वर्ड के साथ लगा है ना, फ्रेज को पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे फ्रेज कौन सी है और फ्रेज किस लफ्ज के साथ लगी है और उसको मॉडिफाई कर रही है। तो आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है लेक्चर फ्रेजेस का। और मुझे लगता है घूम आप भी गए हैं। अगर लगे आपको थोड़ा सा, आप मैं जो असाइनमेंट करते हुए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप वापस आप पूछ लीजिएगा। हम वापस इनको देख लेंगे। ठीक है। आज मुश्किल क्लास थी, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज आपने थोड़ा अटेंटिव होना है। आज आपने अटेंटिव होना है। आज जरा एडवांस्ड चीज है, तो देखने में आसान लगती है लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो चलें, लेकिन आपको ये हो गया सबसे कि आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि एक चीज होती है फ्रेजेस। फ्रेजेस एक टाइप होती है, और वो और वो जो फ्रेजेस हैं, आपको इंट्रोडक्शन हो गया। एक चीज होती है फ्रेजेस, और उन फ्रेजेस को अब आप मजीद जब आपको स्टडी करेंगे और जब आप मजीद आप कहीं पे पढ़ेंगे भी और जब आप राइटिंग में यूज करेंगे, तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन ऐड करने, आप इसमें इस बहाने अब आप फ्रेजेस पढ़ोगे, डिफरेंट फ्रेजेस आपकी वोकेबलरी में ऐड होंगी, और आपका एक्सप्रेशन मज़ीद इन्हांस होगा, इम्प्रूव होगा। जब आप राइटिंग करेंगे, जब आप बात करेंगे, तो फिर फ्रेजेस इस्तेमाल करना और फिर उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें फिर आपको एक अवेयरनेस, एक तो अवेयरनेस, और दूसरा जब उस अवेयरनेस के साथ आप राइटिंग करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी राइटिंग होगी। क्योंकि हमने जब पैराफ्रेजिंग भी करनी होती है ना, तो पैराफ्रेजिंग में आपको सिनोनिम्स आपको आपको होता है। मैं पैराफ्रेजिंग, या फिर जब आप लिख रहे होते हो एक चीज, तो सबसे ज्यादा लफ्जों की कमी हो रही होती है। मैं अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सप्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो वहां पे आपके फ्रेजेस आपको बहुत काम करते हैं। आपके जो राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं, वो भी एक बात को, एक लफ्ज में एक सीधा सीधा जो लफ्ज आम कॉमनली यूज हो रहा, तो उसके बजाय वो वहां पे फ्रेज लिख रहे होते हैं। तो वो फ्रेज जो होती है वो राइटिंग को मजीद ब्यूटिफाई कर रही होती है। मैम आपसे कुछ पूछना था जी, पूछिए। अगर वो रिलेटेड है इस लेक्चर से तो रिकॉर्डिंग में ही पूछ लीजिए, वरना हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, तो फिर आप बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये आप स्टडी कीजिएगा। आपने इन सब
12 आपने टाइप्स को देखना है, आपने इनको स्टडी करना है, मज़ीद आपने इसको आप क्लियर करना है। कोई अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। और कल हम पंक्चुएशंस पढ़ रहे हैं और वो पंक्चुएशंस भी बीच में कुछ पार्ट्स हैं जो बड़े एडवांस्ड हैं, समझने वाले हैं। तो आपने अच्छे से चाय कॉफ़ी पी के अपना खोल के आना है दिमाग, ठीक है? और पंक्चुएशंस को थोड़ा स्टडी भी कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे भी आपको देखते हुए सुनते हुए क्लास लेते हुए आसानी हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।